गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। देखो कितनी लेट ज्वाइन करते हो, स्टूडेंट्स ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बहुत कम बच्चे आए हैं भाई अभी तक, क्या रीजन है? सिर्फ 11 बच्चे। स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योर सर्किट्स, यानी प्योर इंडक्टिव प्योर रेजिस्टिव। अगर मान लो तो हम लोग रेजिस्टेंस में लगाते हैं, सॉरी एस एसी वोल्टेजेस के साथ लगाते हैं तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। स्टार्टिंग में 6 बच्चे थे। देखो ये कन्वर्ट हो रहा है, कितनी लेट आया है।
ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। हम लोगों ने एवरेज करंट, एवरेज वेलोसिटी, आईआरएमएस करंट, आईआरएमएस वेलोसिटी, है ना, ये सब हम लोग निकालना सीख चुके हैं। पीक वैल्यू क्या होता है ना, टाइम पीरियड वगैरह, ये हम लोगों ने जनरल आइडिया ले लिया। आज क्या देखेंगे, देखो हम लोग देखने वाले हैं कि एक प्योर रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को अगर मैं एसी के साथ लगाऊं तो क्या होगा। अभी तक कैसे पढ़ते आए हो, रेजिस्टेंस को डीसी के साथ, राइट, रेजिस्टेंस को डीसी के साथ देखा है। अब हमने रेजिस्टेंस को किसके साथ लगा दिया, देखो एसी के साथ। ये एसी वोल्टेज है, एसी ईएमएफ है। मान लो जो ये ईएमएफ है भाई एसी, ये कितनी है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से देखो हम मान लेंगे कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो हमने ईएमएफ लगाई है, वो कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट कौन सा वैल्यू है, कोई बताएगा? पीक हाँ, ई नॉट कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू। और ई कौन सी वैल्यू है, ये वाला जो ई है सिर्फ इंस्टेंटेनियस। हाँ, ये किसी भी टी टाइम पे निकालने वाला ईएमएफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मान लो हमारे पास ये वोल्टेज, अगर मेरे को करंट निकालना है, देखो वोल्टेज तो है, अब मेरे को चाहिए कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट आएगा। तो क्या फॉर्मूला होगा भाई मैम, बी इक्वल्स टू आई आर होता है, राइट, बी इक्वल्स टू आई आर होगा। यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे तो वी बाय आर। वोल्टेज कितना आया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आप लिखोगे करंट की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब देखो ये बेटा ई नॉट अपॉन आर क्या बन जाएगा, आई नॉट, है ना, बी अपॉन आर करंट का ही बनेगा, लेकिन ये पीक वोल्टेज है तो ये करंट कौन सा बनेगा, पीक करंट, साइन ओमेगा टी एज इट इज। तो यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने करंट और वोल्टेज दोनों वैल्यू निकाल ली। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस आया है करंट। अब मैं तुमसे बोलूं कि बताओ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ और करंट के बीच में क्या कोई फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्या कोई फेज डिफरेंस देखने को मिला आपको? यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है ना, और ये भी साइन ओमेगा टी है। फेस क्या होता है, फेस देख लो, फेस क्या का मतलब क्या होता है, ये साइन के बाद ये जो भी टर्म है ना, ये क्या कहलाता है, ये फेस कहलाता है। ठीक है, तो करंट और ईएमएफ में फेस सेम है कि अलग अलग है, सेम फेस है, तो यहाँ से सेम फेस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे अगर हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट लेते हैं या सिर्फ रेजिस्टेंस लेते हैं, तो रेजिस्टेंस में कोई भी फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, वोल्टेज और ईएमएफ में दोनों साथ साथ सेम फेज में रहेंगी। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, देखो अगर मैं ई नॉट की बात करूं तो ई नॉट पीक वोल्टेज है, तो आई नॉट बेटा एक बार बताओ, आई नॉट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई नॉट से छोटा होगा कि बड़ा होगा? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आई नॉट किसके बराबर आया है, आई नॉट आया है किसके बराबर, ई नॉट अपॉन आर। आई नॉट क्या है, पीक करंट। तो पीक करंट अगर पूछा जाए कि पीक करंट निकालो तो कैसे निकालोगे, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर करके, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये आ गया। तो अब देखो तुम, ई नॉट बड़ा है ना, क्योंकि आई नॉट में तुमने क्या किया है, ई नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस किया है, तो यहाँ से हम क्या भी सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, ईएमएफ बड़ी होगी, दिख रहा है ना भाई, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि आपने करंट निकालने के लिए ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया है, तब करंट आया है। ठीक है, अब इसका वेव डायग्राम हाँ, अब इसका हम यहाँ पे वेव डायग्राम देखते हैं। देखो पहले तो यहाँ पे देखो दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, ये ऊपर वाला ईएमएफ है, नीचे वाला ग्राफ जो है वो करंट का है। मैं रीड्रॉ भी कर देती हूँ, जो ये स्काई ब्लू पेन से किया है ये करंट का ग्राफ है, ठीक है, जो इसके ऊपर है वो वोल्टेज का ग्राफ है। पर तुम्हें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, ये दोनों सेम फेस में है। देखो यहाँ पर भी दोनों एक साथ 0 डिग्री हुए, दोनों यहाँ पर भी एक साथ पाई के फेस में सेम डिग्री पे आए, यहाँ पर भी दोनों एक साथ 2 पाई पे आए, राइट। तो दोनों में सेम क्या देखने को मिल रहा है, फेज, मतलब फेज डिफरेंस है ही नहीं, फेज डिफरेंस 0 है। लेकिन यहाँ पर देखो जो तुम्हारा ई है उसका पीक वैल्यू ज्यादा दिखाया हुआ है। ये मैंने क्या बोला था, ये ग्राफ में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है बेटा, ये होती है पीक वैल्यू, है ना। यस मैम।
ये पीक वैल्यू होती है। तो ये पीक वैल्यू यहाँ पे किसकी ज्यादा है बताओ, आई या ई की? ई की। हाँ, देखो जो मैंने ग्रीन ये दिखाया है ये आई है, ठीक है? और जो ब्लैक से है वो तुम्हारा ईएमएफ, ये ब्लैक वाला है, ये ई है। अब देखो भाई तुम्हारी ईएमएफ की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये कहीं पे तुम्हारा करंट आ रहा है, राइट? ये आई नॉट कहीं है पे, कहाँ पे ई नॉट। तो ये इसीलिए है कि यहाँ से जो पीक वैल्यू है हम देख सकते हैं कि पीक वैल्यू जो है ई नॉट की ज्यादा है। और वेव फॉर्म में कैसे दिखाएंगे इन चीजों को? वेव फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, जब हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जिसका पीक एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका ये लेंथ ज्यादा कर देंगे, ये वाली लेंथ, ठीक है? करंट का स्मॉल था तो करंट का थोड़ा सा ऐसा कर दिया, बताओ, ठीक है? तो ये तुम्हारा ई नॉट और ये आई, तो ये बना दिया हमने इसका वेव डायग्राम। तो ये वेव डायग्राम हो गया। अगला आता है बेटा फेसर डायग्राम, ठीक है? फेसर डायग्राम होता है जिसमें हम फेस दिखाएंगे कि दोनों के बीच में फेस एंगल कैसा है। तो फेसर डायग्राम जरूर पढ़ना, समझना और बनाना आना चाहिए, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो तुम्हें पता है दोनों सेम फेस में है ना? तो देखो मैंने ये एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन बना ली, ठीक है? ये 0 डिग्री की लाइन है, ये तुमने एक ऐसे बना दिया, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? अब देखो हमें क्या ड्रॉ करना है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरे को दोनों चीजें इस ग्राफ फेस में प्लॉट करनी है। देखो आई इक्वल्स टू आई नॉट, तो मैं मान लेती हूँ कि बेटा ई नॉट कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। ई नॉट के पास कितना फेस है, ओमेगा टी ओमेगा टी। फेस, ओमेगा टी भी, ओमेगा टी जो है ये फेस है। तो ई नॉट के पास जो फेस है वो कितना है, ओमेगा टी। तो यानी तुमने यहां से करा, हमने ई नॉट बना दिया, ठीक है? और इसका जो रेफरेंस लाइन से जो फेस है वो कितना है, ओमेगा टी है, ठीक है? ये तुमने ई नॉट बना दिया। अब ये एक चीज देखो, जो ये लेंथ तुमने बनाई है ना, ये लेंथ क्या दिखाती है, ये लेंथ भी मैग्नीट्यूड दिखाती है, ठीक है? अब देखो ये ई नॉट का मैग्नीट्यूड दिखा रही है, ये कि यहाँ पर कहीं पर ई नॉट आएगा, ये लेंथ मैग्नीट्यूड दिखाती है। अच्छा अब मेरे को बेटा आई नॉट बनाना है, तो आई नॉट का फेस कितना है, ओमेगा टी। आई नॉट का फेस भी ओमेगा टी है, तो मतलब कि इसी लाइन के ऊपर कहीं ओमेगा टी आई नॉट आएगा। यस मैम। लेकिन आई नॉट का मैग्नीट्यूड ई नॉट से छोटा है, कम यह है। तो इसीलिए आई नॉट का कुछ हम यहाँ बना देंगे, कुछ छोटा बनाएंगे, ठीक है? ये आई प्लॉट कर दिया तुमने और ये ई प्लॉट कर दिया। बताओ दिक्कत यहाँ पे किसी को ये फेसर डायग्राम बनाने में? नो मैम। एक रेफरेंस लाइन बना लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लॉट कर दो कि ये ओमेगा टी है। दूसरा देखो अगर ओमेगा टी है तो बराबर में चला जाएगा, अगर 90 डिग्री का फेस बना रहा होता तो ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा, जैसे भी हम देखेंगे। ये हो गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्वेश्चन करो आप, क्या कहना है? रेजिस्टेंस अगर हम एसी के साथ लगाते हैं तो ईएमएफ के साथ क्या होता है, बताओ? वो करंट के साथ फेज में होगा। हाँ, अभी हमने देखा कि करंट और ईएमएफ बेटा सेम फेस में है, तो यहाँ से आप कह सकते हो ईएमएफ इज इन द सेम फेस विद करंट। चलो ये वाला करो। आरएमएस करंट निकालो, पढ़ा तो था उस दिन आरएमएस कैसे निकालते हैं।
IRMS किसके बराबर होता है बेटा? पीक करंट अपॉन √2। √2। Yes, तो भाई ma'am. EMF ये तुम्हें दिया हुआ है 300 साइन 100 पाई टी। तो देखो 300 क्या ए है? ऑप्शन आ रहा है मैम। हाँ 300 क्या है? E0। E0। बस अब तुम्हें I0 निकालना है। I0 क्या हो जाएगा? E0/R। हाँ 300/100। करंट कितना आ गया? 3 आ गया। 3। तो यहाँ पर 3/√2 रख दो। आ गया आंसर? यस मैम, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। Yes, हाँ ma'am. तो करते क्यों नहीं हो खुद से? क्योंकि मैम फॉर्मूले याद नहीं है ना, फॉर्मूले याद नहीं करते हम लोग। ठीक है, अब देखो अब एक टर्म अब हम लगाएंगे सिर्फ इंडक्टर को। ये इंडक्टर लिया, इस इंडक्टर को कहाँ लगा दिया भाई? इस वोल्टेज में लगा दिया। ये भी कैसी वोल्टेज है? AC। कितनी है? E0 साइन ओमेगा टी। सपोज करो यहाँ से तुम्हारा करंट चला बेटा, करंट यहाँ आया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लगाना है क्या? मुझे यहाँ पे I की वैल्यू चाहिए और I का ये देखना है कि EMF के साथ क्या फेज डिफरेंस आता है एंड ऑल। तो हम लोग KVL लगाएंगे। ठीक है, KVL लगाओ भाई। क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला है कि बेटा जब भी ये करंट यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो करंट इंक्रीज होता है तो मैं यहाँ पर इंडक्टर की जगह क्या बना सकती हूँ? ऐसे करके बैटरी। उस दिन तुम्हें सिखाया था कि अगर इंडक्टर के अक्रॉस करंट इंक्रीज होगा तो ऐसे बैटरी बनाओ, और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो ऐसे बैटरी बनाओ। सिखाया था ना? ये डिक्रीजिंग केस, Yes, ma'am. करंट डिक्रीजिंग, और यहाँ पर करंट इंक्रीज वाला। तो हमने यहाँ पे बना दिया कि ये बैटरी बन गई, ये प्लस है ये नेगेटिव है। चलो अब KVL लगाते हैं। ABCD। A से B जा रहे हो, क्या लिखोगे? प्लस से माइनस जा रहे हैं मैम, -L di/dt। अब यहाँ आओगे तो देखो यहाँ से करंट निकल रहा है, सिंपल सी बात है, प्लस होगा, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से प्लस क्या लिखोगे? प्लस का E किसके बराबर हो जाएगा? ये 0 के। देखो -L di/dt इक्वल्स टू -E करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और E की वैल्यू कितनी है? E0 साइन ओमेगा टी। देखो ये E की वैल्यू जहाँ यहाँ पे ये गिवन है ना, ये तुमने E की वैल्यू रख दी, तो माइनस से ये माइनस कट गया। अब di/dt किसके बराबर है? E0/L साइन ओमेगा टी। अब di निकालना है भाई, तो dt को यहाँ भेज दो। E0/L तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या लिखोगे? साइन ओमेगा टी। ये dt ऊपर चला गया, और अब दोनों टर्म्स को क्या कर दो? इंटीग्रेट। करंट आ जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. बहुत इजी, कुछ नहीं किया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना बनेगा भाई? -4. साइन ओमेगा टी का बनेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये ओमेगा टी का भी होगा तो ओमेगा नीचे आ जाएगा ऐसे, राइट? Yes. यही आएगा। हाँ, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आई? आई की वैल्यू आई -E0 ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी आया। अब देखो यस मैम। हमारे पास V इक्वल्स टू IR होता है, तो I हमेशा आएगा क्या? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यानी E0 तो वोल्टेज दिख ही रही है, E0 तो वोल्टेज है। ये ओमेगा एल क्या है फिर? ओमेगा एल है बेटा ये तुम्हारा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम XL से। ये क्या होता है? ये क्या है? XL, ये इम्पीडेंस है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोल सकते हो, यहाँ पे लिख लो XL इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस। और किसके बराबर आया है XL? ओमेगा L के। L क्या है पता है ना? L क्या है? इंडक्टर। यस मैम। इंडक्टर का इंडक्टेंस, जिसे सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हो तुम। ओमेगा तुम्हारा वही 2πf फ्रीक्वेंसी एंगुलर। ठीक है, तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं यहाँ से डायरेक्ट एग्जैक्ट कॉस ओमेगा टी रख देती हूँ। ठीक है, अब देखो E0/XL क्या बन जाएगा? I0
क्योंकि पीक करंट अपॉन रेजिस्टेंस, पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या बनता है, पीक करंट माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब जरा देखो एक चीज, क्या चीज देखे मैम, ये देखो बेटा तुम्हारी वोल्टेज तो ये वैल्यू है एग्जैक्ट, है ना, और तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, तुम्हारा करंट ये आया है? अब मेरे को तो फेज डिफरेंस भी निकालना है कि इनके बीच में फेज कितना आता है। तो एक बात Yes, देखो, ma'am. मैं इस आई को क्या, मैं इस कॉस को चेंज कर सकती हूँ साइन में, Yes, ma'am. कैसे, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस माइनस यही रहने दो, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या? Yes, ma'am. माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या बनेगा, अच्छा ये कॉस नहीं बनेगा बेटा, ये साइन बनेगा, माइनस अंदर चला जाएगा क्या बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 ऐसा हो जाएगा। देखो ये चेंज करने आते हैं ना, 90 पे चेंज हो जाता है, हाँ, Yes, ma'am. साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, साइन देखो ये मैंने लिखा है साइन 90 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 किस में चेंज हो जाता है भाई, 90 में चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस ओमेगा टी। अब देखो 90 माइनस ओमेगा टी पहला क्वाड्रेंट है, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, पॉजिटिव, तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस कॉस ओमेगा टी आ गया। अब जरा ये वाली इक्वेशन मैं इसको दोबारा दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ, दिखा रहे कलर, देखो बताओ कितना फेज डिफरेंस आया करंट में और इसमें वोल्टेज में, 5/2 का। हाँ है ना, साफ साफ दिख रहा है बेटा कि हमारे पास करंट और वोल्टेज में π/2 का डिफरेंस है। तो कौन आगे चल रहा है भाई, कौन आगे चल रहा है, E. हाँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और वोल्टेज क्या है, साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री माइनस, तो यानी वोल्टेज लीड करेगी, करंट 90 डिग्री पीछे रहेगा, ठीक है। तो याद रखना जब भी प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा, ये जब भी, अभी तो ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एलआर को एक साथ लगाएंगे, फिर अभी कैपेसिटर भी पढ़ोगे, फिर कैपेसिटर के साथ लगा दोगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये समझ में आया, इंडक्टिव सर्किट में क्या रहने वाला है कि वोल्टेज 90 डिग्री करंट से आगे रहने वाली है। इसका वेव डायग्राम बना लोगे, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाना है, और 90 डिग्री आगे कौन रहना चाहिए, वोल्टेज आगे रहनी चाहिए 90 डिग्री से, ठीक है, मैंने ये करा दिया तुम्हें। देखो यहाँ पे कौन आगे रहनी चाहिए भाई, वोल्टेज आगे रहनी चाहिए 90 डिग्री से, राइट। Yes, ma'am. देखो यहाँ पर वोल्टेज है और ये करंट है, ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ से शुरू हो गई ना पहले ही 90 डिग्री, देखो वोल्टेज को हमने यहाँ से स्टार्ट करा दिया, जब ये 90 डिग्री पे पहुंची, जब तुम्हारा वोल्टेज कहाँ हो गया 90 डिग्री पे हुआ, तब तुम्हारा करंट जाके स्टार्ट हुआ है कहाँ से, 0 डिग्री पे आ गया फेज डिफरेंस। ईएमएफ का अभी भी Yes, ma'am. मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ईएमएफ का पीक तुमने करंट से ज्यादा रखना है, पीक ज्यादा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस देखो यहाँ से दिख रहा है, मैं तुम्हें यहाँ से ये दिख रहा है ना फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस, ये यहाँ पे, जब यहाँ पर ये 0 डिग्री है तो तुम्हारा ईएमएफ कितने पे है, आगे 90 डिग्री पे, लीड कर गया ना भाई, ईएमएफ आगे है 90 डिग्री, वो पीछे है 0 डिग्री पे, राइट। Yes, ma'am. तो ये इसको बोलते हैं हम लोग वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम पहचानने आने चाहिए, मान लो 3-4 डायग्राम दे दिए, पूछेंगे कि इसमें से वेव डायग्राम इंडक्टर का कौन सा है, रेजिस्टेंस का कौन सा है, तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए याद रखना पड़ेगा कि इंडक्टर में ईएमएफ लीड्स द करंट कितने से, बाय 90 डिग्री, ठीक है, ये लाइन रख लो। अब इसका क्या बनाना है भाई, इसका फेज डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे,
ये 0 डिग्री की लाइन बना लेते हैं, ठीक है। लिखो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नॉट ठीक है। तो देखो E नॉट बेटा ओमेगा टी आगे होगा, ये E नॉट है, कितने डिग्री आगे है, ओमेगा टी का एंगल बना रहे हैं, हाँ राइट, Yes, ma'am. Yes, ओमेगा टी ma'am. हो। अब आई बारी आई नॉट की, आई नॉट कितने डिग्री का, अब देखो ई नॉट और आई नॉट के बीच, या सॉरी ई और आई इनके बीच, नॉट ई नॉट आई नॉट, ईएमएफ और करंट के बीच में भी जो एंगल का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बोलेंगे, वो भी 90 डिग्री का है। आई नॉट बनाना है, आई नॉट कैसे बनाओगे, देखो ये ओमेगा टी यहाँ पर आ रहा है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये तो ओमेगा टी से भी 90 डिग्री पीछे है, तो ओमेगा टी से यहाँ पर चले जाओ ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय, ये ओमेगा टी से 90 डिग्री तुमने पीछे बना दिया। इन दोनों के बीच में फेज कितना है, 90 degree. ठीक है। इन दोनों के बीच में फेज जो है 90 डिग्री है, ये तुम्हारा करंट हो जाएगा आई, यहाँ पर तुम्हारी ये वोल्टेज है, ठीक है। E इस तरीके से हम लोग इसका ईएमएफ डायग्राम बना लेंगे। अब देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस अभी पढ़ा था, क्या था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा एल। Factor is equal to omega L. ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, ठीक है। एक बार बताओ, 4 डीसी के लिए बात करते हैं, 4 डीसी, डीसी के लिए बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में Zero. तो करंट करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता ही नहीं है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं करेगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी आई यहाँ पर 0। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो डीसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, 0। Zero. हाँ, तो मतलब इंडक्टर प्रोवाइड 0 रेजिस्टेंस इन डीसी, तो डीसी में तुम्हारा इंडक्टर जो है 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक्सेल की बेटा यूनिट क्या होगी, अगर रेजिस्टेंस है तो सिंपल सी बात है, इसकी एसआई यूनिट भी क्या रहने वाली है, ओम, ठीक है। Ohm. तो एक्सेल एक रेजिस्टेंस ही है जिसका यूनिट क्या है, ओम है। डीसी सर्किट के लिए 0 है, एसी के लिए तो तुम्हें पता ही है, एसी में तो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 50 हर्ट्ज जनरली लेके चलते हैं, तो एक्सेल आराम से निकाल सकते हो, 2 पाई जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन हो रख देना, इंडक्टर की वैल्यू यहाँ से तुम्हारा एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे Yes, ma'am. बहुत अच्छे करिए। मैम बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलो लेट्स चेक। Ma'am, B. देखो रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल पूछा है, अच्छा गिवन है 100 ओम, तो एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, एफ दिया हुआ है 50,
इंडक्टर पूछा है, एक्सएल की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, तो निकाल लोगे 100 अपॉन में कितना आया 100 पाई इक्वल्स टू एल, तो एल 1/पाई आया। यस मैम। ठीक है, तो 1/पाई आ जाएगा भाई, तो 1/पाई ऑप्शन नंबर बी है 1/पाई। एक बार करो 1/3.14। 0.318 के आसपास आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, उसको हमने थोड़ा सा राउंड ऑफ करके रख दिया 1/3.16। ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, जीरो यस मैम। पॉइंट यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला करो। ये चैप्टर बहुत इजी है, ईएमआई हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया। मैंने ईएमआई के भी पीवाई क्विज लगवाए हैं तुम्हें, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इन्हें करके जाना। करके तो खैर पूरी 12th ही जानी है। इम्पिडेंस निकालना है, निकालो। देखो मैम 100, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस ए कॉइल, तो ये डीसी है, तो 1 एम्पियर का करंट आता है। अब अगर 100 वोल्ट का एसी लगाते हो तो इतना करंट आता है, तो इम्पिडेंस पूछा है। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल। एक्सएल को क्या वी नॉट अपॉन आई नॉट कर सकते हो? वी नॉट कितना है भाई 100, और आई नॉट कितना है 0.5, बताओ। 100। 200 आ गया ना, तो 200 यस मैम। यस मैम। करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ। तो देखो एक्सेल का फॉर्मूला हमने देखा था 2πfl, है ना, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। यस तो मैम। एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, है ना, तो जितना एक्सेल बढ़ाओगे इतना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। बट इसने देखो क्या कह दिया, 1/xl के बीच में पूछ लिया। तो अगर 1/xl करोगे इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, देखो एक्सेल बढ़ाओगे तो अब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी ना, एक्सेल बढ़ाओगे। हाँ, तो जितना एक्सेल बढ़ाते जाओगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो कौन सा ग्राफ आएगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला तो नहीं बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा, सी ग्राफ। ठीक है, क्योंकि हम एक्सेल बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ग्राफ डिक्रीजिंग इस तरीके का आएगा। मेरा ये ठीक है।
अब आता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब क्या कर दिया भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दिया, कैपेसिटेंस। हाँ, आज हमने कैपेसिटेंस लगा दिया। अब देखेंगे कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा। कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई कैपेसिटेंस को, बताओगे? ये कैपेसिटर है अपना, ये देखो। अब मान लो मैं इस ईएमएफ को ले लेते हैं, ई नॉट जो अभी तक लेते आए हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया। सपोज करो यहाँ से आई करंट निकलेगा, ये अपना कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर के हमें निकालना है आई। तो कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना आएगा, Q इक्वल्स टू CV होता है, राइट। Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो करंट छोटा छोटा करके करंट स्टोर होता है DQ, वो Q किसके बराबर हो जाएगा, C एज इट इज। वोल्टेज कितना है बेटा, E नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? Q इक्वल्स टू CV में देखो इस कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर होगा कितना, CV। तो C तुम्हारा इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, वोल्टेज ये E नॉट साइन ओमेगा टी रखती। ये तो आ गया Q। हमें तो चाहिए करंट। तो करंट क्या होता है भाई, I किसके बराबर होता है, DQ बाई DT, राइट। DQ बाई DT। तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो C E नॉट एज इट इज, साइन का कितना बनेगा डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर आ गया ओमेगा। बोलो आ गया यही, आई की वैल्यू मिल। यस सर। अब देखो आई की वैल्यू जो आई है ये ई नॉट, मैं इस ओमेगा सी को क्या लिख दूं, 1/ओमेगा सी लिख सकती हूँ क्या? देखो ये ओमेगा सी है ना, अपॉन 1/ओमेगा सी लिखती हूँ तो ओमेगा सी फिर ऊपर ही चला जाएगा, सेम ही चीज है। तो ये अब देखो हमारे पास करंट का फॉर्मूला तो होता है V/R। तो इसका मतलब ये 1/C जो ओमेगा सी है ये कोई रेजिस्टेंस है, किसका, कैपेसिटर का। तो इसको बोलते हैं बेटा XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसके बराबर आया है ये, 1/ओमेगा-C के। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये हमें पता होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला 1/ओमेगा-C है। तो देखो मैं अब इस E नॉट बाय R को क्या लिख सकती हूँ भाई, क्या लिख सकते हैं भाई, आई को आप यही लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हो मैम, ये तो हो गया पीक करंट आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बोलो आ गया। अब देखो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, क्या, एक तो आई किसके बराबर आया, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ई किसके बराबर आया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो दोनों का फेस कंपेयर करने के लिए करंट को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में, राइट। तो मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, आई इक्वल्स टू आई नॉट, कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस ओमेगा टी। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत? अब मैं साइन देखो 90 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 पे चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज होगा, 90 प्लस थीटा पे। देखो ये है ना, हाँ साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री पे साइन किस में बदल जाता है, कॉस थीटा में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो ये भी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्लस कॉस थीटा हमने इसमें चेंज कर दिया। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि इन कैपेसिटिव सर्किट क्या हुआ, कौन लीड कर गया, करंट, हाँ, लीड्स द वोल्टेज। कितने से, वो भी पाई/2 से, पाई/2। तो यहाँ पर बेटा जो तुम्हारा करंट है ना वो 90 डिग्री आगे है, राइट। चलो अब तीनों बताओ, रेजिस्टेंस में क्या हुआ था, सेम फेज में थे वो। हाँ, इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रही थी पाई/2 से। और कैपेसिटर में करंट लीड कर गया पाई/2 से, ठीक है। चलो ये अब यहाँ पर देखो सर्किट डायग्राम में, अब की बार हमें कौन लीड कराना है भाई, करंट लीड कराना है। मैग्नीट्यूड तो अभी भी ईएमएफ का ही ज्यादा रहेगा, तो बस जैसा पहले था उसको थोड़ा सा उल्टा बना दो, जैसे कैसे, देखो यहाँ पे ये आई है ना, तो आई हमने ऊपर से स्टार्ट कर दिया,
फेज डिफरेंस, और इसका फेज डिफरेंस यहाँ 0 है, ये तुमने फेज डिफरेंस वाई एक्सिस में दिखा दिया। ठीक है, जैसे अब करंट यहाँ पहुंचा ऊपर, तो आई तुम्हारा यहाँ पर है अभी, तो इस तरीके से हम लोग फेज डिफरेंस दिखा सकते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इनिशियली देख सकते हो कि करंट आगे है, करंट लीड कर रहा है। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो तुमने इसका ग्राफ 0 से ना शुरू करके करंट का +1 से शुरू कर दिया, या पहले जैसे शुरू करना चाहो तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना? जैसे पहले वाले में हमने किया था। अगर ऐसे बनाना चाहो कि कौन आगे है, करंट ना, करंट का 0 से स्टार्ट कर दो ऐसे, फिर जैसे यहाँ पहुंचता है तो ये मान लो किसका ग्राफ हो गया भाई, करंट का, करंट आगे है। फिर किसका स्टार्ट कर दो यहाँ 0 डिग्री से, यहाँ से स्टार्ट कर दो तुम अपना वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से ये वोल्टेज का ग्राफ हो जाएगा। तो अभी भी फेज डिफरेंस आ गया ना, ये वोल्टेज है। तो जैसे पुराने वाला ग्राफ था उसमें ये बस थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो ये दोनों ग्राफ ठीक है। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये किया ना यहाँ पे, तो है ना, तो यहाँ पर बस आई नॉट और ई नॉट को चेंज कर देना, तो ये वाला ग्राफ भी सही है। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं पेपर में, और एक ये वाले तरीके से भी फेस डिफरेंस दिखा सकते हैं जो यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, सब करेक्ट है, सारे सही है। फेज डिफरेंस आ गया ना, देखो भाई ये 0 से शुरू करा है, करंट यहाँ पे है, पहले ही फेज डिफरेंस यहाँ आ गया, आगे है करंट, राइट, करंट आगे दिखा दिया ना बस। अब देखो अब इसका फेज डायग्राम बनाएंगे। फेसर डायग्राम में हम पहले लिख लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ई ये है, और करंट कितना था, ठीक है, तो ये तो अपना बेटा 0 डिग्री का लाइन हो गया। अब बनाते हैं, तो ई नॉट यहाँ चला जाएगा ओमेगा टी पे डायरेक्ट, है चला गया। अब देखो अब तुम्हारा आई क्या है, पहले तो पूरा 90 डिग्री का फेज बना रही है, ओमेगा टी प्लस 90 है ना, तो देखो ये तो पूरा 90 डिग्री तो आएगा ही आएगा। उसके बाद कितना और, ओमेगा टी और ओमेगा टी, यानी ये कितना, ये भी कितना बनेगा, ओमेगा टी। हाँ ये भी ओमेगा टी, इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। तो ये आया आपका आई नॉट, यहां से दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम कर दिए, देख रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा आई नॉट किसके बराबर था, ई नॉट अपॉन 1/xc, तो यहाँ ओमेगा सी आता है। ठीक है, तो जो आई नॉट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मोर और लेस ज्यादातर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो आई नॉट और ई नॉट है, इनके जो लेंथ है एरो की, वो कैसी दिखाई है, बराबर है। ठीक है, यस मैम। बहुत अच्छे। अब बात करते हैं कैपेसिटिव, इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या था अपना, एक्सी, किसके बराबर आया था बेटा, 1/ओमेगा सी के, करेक्ट। इसका भी ऐसा यूनिट क्या बनेगा, रेजिस्टेंस है तो ओम। अब बात करते हैं डीसी सर्किट में क्या करेगा। देखो डीसी सर्किट की बात करते हैं। डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। जीरो। आज निष्ठा नहीं आई है, फ्रीक्वेंसी इज 0। फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सी देखो कितना हो जाएगा, 1/2πfc। बेटा अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो 1/0 किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट। हाँ यस मैम। इंफिनिटी। तो इसका मतलब तुम्हारा कैपेसिटर अगर डीसी सर्किट में लगा हुआ होगा तो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। तभी जब हमने आरसी सर्किट पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था कि बेटा जिस ब्रांच में मान लो ऐसे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर है, ये तुम्हारी वोल्टेज है, ठीक है, कुछ भी V वोल्ट मान लो, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, कैपेसिटर C। हमने क्या बोला था कि बेटा कैपेसिटर जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं है, टाइम 0 पे अगर कैपेसिटर अनचार्ज है तो कैपेसिटर अपने अंदर से क्या करने देगा, करंट को जाने देगा, क्योंकि अभी कैपेसिटर अपनी उसमें आया नहीं ना। कैपेसिटर का काम क्या है,
चार्ज को स्टोर करना। अगर कैपेसिटर में चार्ज स्टोर ही नहीं है तो वो कैसे बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। एक सिंपल कंडक्टर ही तो होता है कैपेसिटर। तो जब तक और लेकिन जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है बताओ? जहां कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच से करंट को जाने नहीं देता। यही पढ़ाया था कि बेटा जैसे ही कैपेसिटर यस मैम। t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, तो जहां कैपेसिटर है उस ब्रांच से करंट को जाने ही नहीं देगा, राइट? तो इसीलिए क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि इम्पीडेंस ही कितना है कैपेसिटर का? इनफाइनाइट है डीसी के लिए। तो जहां लगा होगा वहां पे करंट जाने ही नहीं देगा। तो इसीलिए ये चीज यहाँ से भी प्रूफ हो गई कि इसका इम्पीडेंस कितना आता है डीसी के लिए? इनफाइनाइट आता है। ठीक है। लेकिन एसी सर्किट के लिए क्या हो जाएगा बताओ? एसी के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सी इक्वल्स टू 1/f है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उतना एक्सी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कम हो जाएगा। तो यानी एसी सर्किट के लिए, एसी वोल्टेजेस के लिए इसका इम्पीडेंस क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा। तो ये चीज याद रखनी है। मैंने तुम्हें इंडक्टर के लिए भी बताई है और इसके लिए भी। तो फ्रीक्वेंसी रख के देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, करो इसको। मैम ये ऑप्शन रेजिस्टेंस दिया हुआ है भाई आपको, एसी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, निकालना क्या है? अच्छा, रिएक्टेंस निकालना है आपको, कैपेसिटेंस दिया हुआ है। इजी हो गया, 1/ω/c करना है बस। ठीक है, तो 1/2π फ्रीक्वेंसी देखो 4000 है, कैपेसिटेंस कितना है? 25 माइक्रोफेराड, तो 10⁻⁻6। तो 1/ω/c करके निकालोगे। ठीक है, बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना बेटा। तो 2π इंटू 4 इंटू 25 बनेगा 10⁻⁻3। 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100। 1/5 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/0.2π हो जाएगा। 0.2π को क्या लिख सकते हो भाई? ये हो जाएगा 10, यहाँ से ये हो गया 5/5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। देख लो एक बारी, आगे चले। यस मैम। यस मैम। ये वाला करो। अगली क्लास में हम लोग इनके कॉम्बिनेशंस करेंगे। कल तो नहीं, अच्छा कल तो लीव, कल तो छुट्टी है ना? कल तो मजे करोगे तुम लोग, है भाई?
छुट्टी के नाम पे ऐसे क्यों जाते हो? छुट्टी है नहीं क्या? हम्म, आ रहा है कुछ? पीक करंट कर लोगे? आई थिंक आसान है, कर लो। फॉर्मूला बेस्ड है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं यहाँ पे। मैम ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकंड चेक करते हैं बाकी के स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ दी हुई है इस फॉर्म में, ई नॉट 200 साइन 100 पाई टी। तो देखो हमें ये इक्वेशन भी पढ़नी आनी चाहिए। तो यहाँ से जो 200 की वैल्यू है ये ई नॉट होगा, यानी ये पीक यस वैल्यू मैम। है। ओमेगा, तो यानी ओमेगा हमारे पास 100 पाई है यहाँ पे। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/0.628 628 माइक्रोफेराड, ये गिवन है। पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो सबसे पहले एक्सी तो बहुत आराम से निकाल लोगे, 1/ओमेगा सी रख के, राइट। ओमेगा की वैल्यू भी यस गिवन है मैम। 2 पाई। अच्छा, ओमेगा डायरेक्ट ही गिवन है 100 पाई डायरेक्ट गिवन है बेटा ओमेगा। सी की वैल्यू रख देना 1/0.628 है, तो इसको ये ऊपर ही चला जाएगा यहाँ पे 0.628 निकाल लोगे, एक्सी आ गया। उसके बाद पीक करंट, तो पीक करंट आई नॉट किसके बराबर होगा? वी नॉट अपॉन एक्सी। वी नॉट तो मैं दिया ही हुआ है, वी नॉट बोल दो या ई नॉट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, 200 अपॉन एक्सी की वैल्यू। ठीक है, एक्सी यहाँ से निकाल लोगे, 0.628 को 100 पाई से डिवाइड कर दो, करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ये 314 हो जाएगा, 0.628 डिवाइडेड बाई 314, ये कर लो। 800 में आएगा साथ में। हाँ, वो ये माइक्रोफैरड दिया, 0.2 आया है। वो माइक्रोफैरड दिया मैम। ठीक है, तो 0.2 माइक्रो ओम आ जाएगा ये। ठीक है, 0.2 माइक्रो ओम आ गया ना फिर। अच्छा, हमसे ओम में ही पूछा है। वन बाय ओमेगा सी, 1/ओमेगा 100 पाई हो गया। सी की वैल्यू रखोगे 1/0.628, तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 10⁻6 प्लस का आएगा ना ऊपर, तो इंटू 10⁻6 प्लस की बनेगी यहाँ पे, तो 0.2 इंटू 10⁻6, ये तो 2 इंटू 10⁵ बनना चाहिए, तो ये तो 3 ही जीरो है।
डिवाइड करके 0.002 आ रहा है। 100 पाई भी तो है। 0.628 को 3 बाय, मेरा तो 0.2 आ रहा है। अच्छा मैंने 3.14 से कर दिया, सॉरी। 0.628 डिवाइडेड बाय 3.14। 3.14, हाँ ये 0.02 आएगा ना, तो ये ठीक है। ये 2 की पावर 10 टू द पावर -3 बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये +6 है, तो यहाँ से ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटेंस आ गया तुम्हारा ये एक्सी। यहाँ पे रख दो एक्सी की वैल्यू, कितना बन जाएगा फिर? 2000। हाँ, तो ये हो गया 2 0 2 0 कट के 1/10, तो 10 टू द पावर। बी ऑप्शन सही है आई थिंक। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी। यस मैम। थोड़ा सा कॉल कैलकुलेशन कर, देखो ये वाला देखो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि तुम्हें दो तरीके के ग्राफ दिए हुए हैं, इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो इम्पीडेंस अभी तक दो ही इम्पीडेंस पढ़े, एक तो इंडक्टिव और दूसरा कैपेसिटिव। दो ही, ये दोनों क्या थे? इम्पीडेंस ही तो थे क्या? यस मैम। एक्सी। ठीक है, अब इनको इन्होंने बोला है कि इम्पीडेंस के ग्राफ हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो बताओ इनमें से कौन सा कैपेसिटर का है, कौन सा इंडक्टर का है। तो कैपेसिटर के देखो क्या होगा, एक्सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। तो यानी एक्सी का ग्राफ तो तुम्हारे आया फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सएल का क्या आएगा? डायरेक्टली 2 पाई एफ एल होगा, वो तो ओमेगा एल होता है। तो एक्सएल आया प्रोपोर्शनल टू एफ। देखो प्रोपोर्शनल का ग्राफ कौन सा होता है बेटा? ये सेकंड वाला ग्राफ है प्रोपोर्शनल का, है ना। तो यानी सेकंड वाला प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा सेकंड कर्व क्या है? इंडक्टर। ठीक है, ये इंडक्टर है। अब देखो जब भी तुम्हारा ग्राफ 1/f में हो, 1/f² में हो, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है अपना। तो ये वाला अपना कौन सा ग्राफ हो जाएगा? फिर यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इम्पिडेंस, ये कौन सा इम्पिडेंस है? ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। ठीक है, तो देखो इसने बोला है x1 कैपेसिटर है और x2 जो है इंडक्टर। ठीक है, सही है। कल की क्लास में बेटा एलआर सर्किट पढ़ेंगे, आरसी सर्किट पढ़ेंगे, काफी कुछ है। ठीक है, अगली क्लास में जब मिलोगे तो। आज की क्लास में किसी को डाउट है तो आप एक बार पूछ लो। आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है? है भाई? कल अगर लीव, अगर कल हॉलीडे है तो कल कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, शायद कल हॉलीडे है, मे बी नहीं होगी कल क्लास। ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है, कल मजे करो। ठीक है बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी? नो मैम। ठीक है, तो अभी सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी है, मंडे की भी कर लेना चाहो तो 3 दिन बैठ के घर पे आराम से रिवीजन कर सकते हो। जो भी पेंडिंग वर्क है वो पेंडिंग वर्क भी कंप्लीट कर सकते हो।